हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था करंट अफेयर की क्लास में कि मैं आपके लिए हिस्ट्री की मैराथन क्लास लेके आऊंगा। तो आधुनिक भारत की मैं आपके लिए आज एक क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 और कोशिश करेंगे पार्ट 3। अगर हो पाया तो मैंने 3 पार्ट के लिए बोला है कि 3 पार्ट में आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आज जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। अगली क्लास में 1 से 1.5 घंटे में, और फिर अगली क्लास में 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। और 3 पार्ट करने का मेरा मतलब ये है कि सिलेबस थोड़ा अच्छे से हो भी जाए और थ्योरी आपकी पूरी भी हो जाए, ठीक है। फिर हम आप इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम जो है वो देखेंगे कि जस्ट अ सेकेंड, ओके। आज की क्लास में हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे थ्योरी का पोर्शन है उसको हम देखेंगे। हिस्ट्री हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और आधुनिक भारत में कहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और चीज़ों को हमें कैसे समझना चाहिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें एक बार जरूर थ्योरी पढ़नी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है। कंपटीशन में हमारे एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन होता क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भले ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी और उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको नहीं समझ के रखा है तो क्वेश्चंस हमारे लाजमी सी बात है गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आज के एग्जाम्स का पैटर्न ये है कि माइनस मार्किंग 99% सभी एग्जामों में लागू हो चुकी है। 1-2 एग्जाम्स को छोड़ के, टीचिंग एग्जाम्स को छोड़ के, जो कि यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इन एग्जाम्स को छोड़ के माइनस मार्किंग नहीं होती है। बाकी सारे ही एग्जामों में माइनस मार्किंग अलाउड हो गया, ठीक है। तो आपको अगर थ्योरी पता है ठीक से, कॉन्सेप्ट पता है ठीक से, तो आपके जो चांसेस हैं जीएस के क्वेश्चन ठीक होने को वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं थ्योरी की क्लासेस में हम। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी क्लास प्रॉपर देखें और कॉपी और पेन लेके बैठे, नोट्स बनाएं और चीज़ों को समझें। मेन जो मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पीपीटी के थ्रू सारी चीज़ें समझाऊं। मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करवाया है और हर चीज़ को इसमें अच्छे से दिखा के समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ना है वो अपना नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। तो चलते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और चीज़ों को आप भी लर्न करेंगे, नई चीज़ को आपको भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ। तो पहला जो हमारा टॉपिक होता है कि आधुनिक भारत हमारा शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। तो आधुनिक भारत की हमारी जो शुरुआत होती है मॉडर्न इंडिया की, वो शुरुआत हम मानते हैं लगभग 1458, जब पुर्तगाल से एक व्यक्ति भारत आता है। क्या नाम है उसका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जिस दिन भारत आता है उस दिन से भारत में मॉडर्न इंडिया का फेज जो है वो शुरू होते होते माना जाता है। और वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, और इसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो हमारा वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेब्लिश भारत में हो चुका होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो चुकी होती है, प्रशासनिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, तीनों तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव भारत में जमा लेती है और वहां से चीजें उनकी शुरुआत हो जाती है। तो अपने भारत की शुरुआत हम एक बेहतर तरीके से अगर मानना चाहें, कॉन्सेप्चुअल अगर देखना चाहें कि कौन सी तारीख से हमारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, तो हम मान लेंगे कि 1498 में जब पुर्तगाली भारत आते हैं, उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। वहां से चीजें बदलना शुरू हो जाती है। 1757 से 1857 तक, 1857 से 1914 तक, ठीक है। 1914 से 1935 तक, ठीक है। 1935 से 1947 तक, ये सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसके पहले आपका आ जाता है 1600,
एक, ठीक है। इसके पहले फिर आपका आ जाता है 1498, ठीक है। इसके बीच में भी आते हैं, काफी सारे तेज होते हैं, ठीक है। 1498 वास्को डी गामा भारत आते हैं। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चार्टर एक्ट जारी करवाती है। कहाँ से? चार्टर एक्ट एलिजाबेथ से उनको जारी होकर मिलता है, वहां से वो अपना चीजों को शुरुआत करवाती है, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1857 में आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति होती है, जो विद्रोह हुआ था, सैनिक सिपाही विद्रोह जो हुआ था भारत में, ठीक है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का माना जाता है। 1914 गांधी जी का भारत आगमन होता है, ठीक है। 1935 आईजीए फर्स्ट आपका आता है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, जिसका भारतीय संविधान पर बहुत प्रभाव होता है। ये आपका 1947 भारत आजाद हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आपकी 1757, 1857, 1914, 1935, 1947, ये आपको कुछ डेटे हैं जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जैसे पढ़ेंगे तो 1757 से 1857 इतना पढ़ लेंगे, फिर 1857 से 1914 इतना पढ़ लेंगे, फिर 1914 से 1935 इतना पढ़ लेंगे, फिर 1935 से 1947 इतना पढ़ लेंगे। मतलब हमने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा चीजों को पढ़ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पहला चैप्टर आप डाल लें, हेडिंग डाल लें, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ पे कंपनी थोड़ा टाइप करने में शायद गड़बड़ हो गया है, कंपनियों ऐसा लिखे, कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ये एक मैप देख रहे होंगे आप, ये वर्ल्ड मैप है वर्ल्ड का, ठीक है। और 7 समंदर पार से रास्ता ढूंढते ढूंढते कौन भारत आता है? ये आपका एक रास्ता है। इस स्थान को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहां से चल के फिर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये मैं रास्ता थोड़ा बना रहा हूं क्योंकि मैंने बीच में लिख दिया ये आपका भारत है, ये आपका इंडिया है। ये एक जहाज है, ये जहाज पे मान लेते हैं वास्को डी गामा बैठा है। इसी जहाज में वास्को डी गामा बैठा है। ये चलो वास्को डी गामा इसको बना देते हैं। ये जहाज चलाते चलाते आ रहा है, कहां से चला है? पुर्तगाल से चलेगा। पुर्तगाल से चलेगा, कब चलेगा? 1498 में। 1498 में पुर्तगाल से चलेगा, ठीक है। वहां से चलने के बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप में शरण लेगा, रुकेगा कुछ देर, कुछ दिनों के लिए, फिर वहां से चलेगा, फिर वहां से चलते चलते कहां पहुंचेगा? कालीकट के तट पर। भारत में कहां पे पहुंचेगा? कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर इसका स्वागत कौन करेगा? वहां के राजा हैं जो जमोरिन इसका स्वागत करेंगे। 1498 में ये भारत पहुंचेगा, चला तो पहले था, पहुंचेगा 1498। पहली बार भारत वास्को डी गामा कब आया? 1498। दूसरी बार पूछा जाए तो 1500, सॉरी ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। 1500, कहीं कहीं 1501 भी लिखा होगा तो परेशान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1498, ये वाला याद रखना है आपको, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। कहां पर, किस स्थान पर भारत में पहुंचा? तो कालीकट के तट पर। किसने उसका स्वागत किया? जमोरिन नाम के राजा ने उसका स्वागत किया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन आपका आता है क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से समुद्री रास्ते की खोज के लिए भारत की तरफ बढ़ा तो वो कहां पर रुका? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर वो रुका, केप ऑफ गुड होप जो आपकी जगह है वहां पर रुका, ठीक है। उसके बाद भारत दूसरी बार वो कब आया? 1500 में दूसरी बार आया, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आ जाता है वास्को डी गामा के पहले एक व्यक्ति और है, 1492 में कोलंबस। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। ये चीज आपने नोट कर ली होगी, इसको थोड़ा नोट कर लिया होगा, मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। वास्को डी गामा पहले 1492 एडी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की, मतलब सॉरी अमेरिका की नहीं, भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से चलता है, लेकिन वो गलती से दूसरे
छोर, पृथ्वी के दूसरे छोर की तरफ मुड़ जाता है और वो गलती से अमेरिका की खोज कर लेता है, ठीक है। और इसी को देखते हुए पुर्तगाल से दूसरा व्यक्ति चलता है, वास्को डी गामा 1498 भारत पहुंच जाता है। तो दो खोजें मानी जाती है कि अमेरिका की खोज और भारत की खोज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। पश्चिमी देश की खोज, पश्चिम रास्ते की खोज और पूर्वी देश को जोड़ने वाला काम करते हैं कौन? दो व्यक्ति है, वास्को डी गामा और कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492, वास्को डी गामा भारत की खोज समुद्री रास्ते के लिए की कब की? 1498। तो इतनी सारी चीजें हैं, आपने नोट कर ली होंगी। जिनको समझ में आया पीछे वीडियो करें, तुरंत एक एक पॉइंट नोट करते हुए चले जाए, ठीक है। अगला मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो लोग आए, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी आए, इनके आने का क्रम क्या है? तो क्रम के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, ठीक है। और मैंने इसके पहले जो कुछ एक चीजें हैं मैंने थोड़ा इग्नोर कर दी है। इग्नोर क्या कर दिया है? ट्रेडिंग। क्योंकि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। ये वास्को डी गामा है आपको भारत क्यों आया था? व्यापार के लिए। क्योंकि मध्य एशिया में उस वक्त तक, मध्य एशिया से घूम के हम लोग जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए, मध्य एशिया से घूम के निकलते थे। प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका अगर इंडिया है तो मध्य एशिया में ट्रेडिंग के लिए ये एक रास्ता जाता था, सेंट्रल एशिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी रास्ते से कपड़ों और मसाला व्यापार होता था। तो जो लोग यहाँ से जाते थे इंडिया से मसाले जो चीजें लेके, अफगानी लोग वो खरीद लेते थे। अफगानी लोग फिर पुर्तगाल में जाके उनको उन चीजों को बहुत महंगे दामों पर बेच देते थे, ठीक है। तो इन चीजों को कम करने के लिए, इस रास्ते की लंबाई को कम करने के लिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलता है और भारत से एक व्यापारिक रास्ते की खोज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त तक चाइना ने काफी हद तक एक अपनी पकड़ बना रखी थी भारत से चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर की जगह, ठीक है। तो ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश इग्नोर कर दिया था। लेकिन इसके पहले जो मैंने चीजें बताई थी वो सारी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। देन हमने बता रहे थे आपको कि जो पुर्तगाल आए भारत में पहले, फिर आपका डच आए, फिर आपका अंग्रेज आए, फिर आपका फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये इन लोगों के आने का क्रम है। तो पुर्तगाल कब आए? 1498, जो आपको पता होना चाहिए किस ईस्वी किस ईयर में आए, 1498 में, ठीक है। डच, इनको हॉलैंड वासी भी बोला जाता है, इस वक्त हॉलैंड को नीदरलैंड बोलते हैं। हॉलैंड कब आए? 1602 में। अंग्रेज 1611, 1611 मतलब प्रथम फैक्ट्री के हिसाब से, ठीक है, प्रथम फैक्ट्री के हिसाब से 1611। फ्रांसीसी भी आपके आए, फर्स्ट फैक्ट्री जो उनके लगी, फ्रांसीसी भी आपके बाद में आए। ये आपका एक यहाँ पे क्रम बनता है, क्रमानुसार है ये। पहले कौन आता है? पुर्तगाल, फिर कौन आता है? डच आता है, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। तो आपको याद करने की ट्रिक है पीडीएफ बोलते हैं आप। तो पीडीएफ में आप एक नोट कर दें, पी डी और बीच में ई और नोट कर दें और एफ, पीडीएफ आपका ट्रिक हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न विदेशियों का भारत में आगमन का क्रम बताएं, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं जो विदेशी भारत में आए, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब कब की, प्रथम फैक्ट्रियां कहां कहां पर लगाई और कब कब लगाई, ठीक है। तो पुर्तगाल के लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में लगाई 1503 में, क्योंकि इस वक्त वास्को डी गामा आ चुका था। डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1605 में मसूलीपट्टनम में। बेटा लिखते जाइए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइटिंग पे थोड़ा देख लें और बाकी ध्यान दें मैं बोल क्या रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, कब लगाई? 1611। देन आपका आता है सूरत में ही फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फ्रांसीसियों ने ही अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है, सूरत में ही। कब लगाई? 1668 में, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने कोचिन में 1503 में, डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेजों ने 1611 में सूरत में, फिर आपका आता फ्रांसीसियों ने 1668 में फ्रैंको केरो के प्रतिनिधित्व में, फ्रैंको केरो के प्रतिनिधित्व में, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जाती है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको नोट करते चले और थोड़ा सब्र करके बैठे, और क्लास लंबी होगी थोड़ा।
थ्योरी के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। देन जस्ट अ सेकंड रुके आप, मैं थोड़ा चीजें देख लेता हूँ ठीक से चल रही सब। ओके, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। यहीं पे मैंने ये चीज बोल रखी है कि पुर्तगाल और डच, इंग्लिश और फ्रांसीसी, ठीक है। तो पुर्तगालों की पहली जो कोठी है वो आपकी कहाँ हो गई, मैंने बता दिया, कोचिन में हो गई आपकी 1503 में। डच की बता दी मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों की बता दी सूरत में, फ्रांसीसी की बता दी सूरत में, ठीक है। सबका समय भी आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये आ जाता है कि अंग्रेजों ने कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई। अंग्रेजों ने अपनी कहां कहां पर फैक्ट्रियां लगाई, यहां पे तो मैंने बता दिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में लगाई, डचों ने मछलीपट्टनम में लगाई, अंग्रेजों ने सूरत में लगाई और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाई, ठीक है। तो अगर डेट डालना चाहे 1668, 1611, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट जो मैंने यहाँ पे बोला है आपको 1605, ठीक है, 1605। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। तो ये आपकी सारी डेट होगी। कोचिन यहाँ पे हो गया आपका, मछलीपट्टनम भी आपका मैसूर का एरिया हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सूरत आपका ये हो जाएगा, सूरत भी आपका यही हो जाएगा, मछलीपट्टनम का एरिया भी आपका यही हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें। अब अगला पॉइंट, जो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि अंग्रेजों की प्रथम 4 फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर लगी और अंग्रेजों ने उसके बाद ही अपनी प्रेसिडेंसी भी बनाई। दोनों चीजों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। ये तो फिर आपकी अगली हेडिंग आ जाती है। यहाँ पे मैं और चीजें आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने अपनी जो फैक्ट्रियां लगाई वो कहाँ कहाँ पर लगाई। तो पहली फैक्ट्री के हिसाब से मैंने आपको बता दिया सूरत, 1611, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है, जो आपका आता है बंगाल, फिर आपका आ जाता है मछलीपट्टनम, बंगाल में आपके बोले जाए 1651 में, मछलीपट्टनम में आपका बोला जाता है 1600, सॉरी, ये जो सूरत की फैक्ट्री है आपकी, ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है, कंफ्यूजन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। शायद मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ ना, उस वजह से गड़बड़ हो गया। तो मछलीपट्टनम की जो फैक्ट्री है उसको 1611 में लगाया गया, और प्रथम जो फैक्ट्री है आपकी सूरत में लगाई गई 1608 में। बटे 1613। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि मछलीपट्टनम 1611 है, अगर 1613 के हिसाब से देखा जाए तो पहली फैक्ट्री ये हो जाती है, लेकिन हम सूरत की फैक्ट्री को ही अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री मानते हैं 1608। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। पीछे अगर मैंने थोड़ा एरर हो गया है मुझसे तो उसको करेक्शन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही है, वहां पे थोड़ा डेट का करेक्शन आप कर ले 1608, ठीक है। ये जो डेट मैंने लिखी है यहाँ पे 1608 बस इतना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया, ठीक है। और तो इसके बाद ही जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि मछलीपट्टनम में 1611 में, बंगाल में 1651 में और सूरत में 1608 में यहाँ पर अंग्रेजों की फैक्ट्री लगती है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्रियां इनकी प्रमुख थी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ बनाई, ये समय था 1600 एडी से 1700 एडी, ये समय था 1600 एडी से 1700 एडी से। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी भी बनाई। प्रेसिडेंसी बेटा कहां बनाई, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे और बंगाल, ठीक है। बंगाल के लिए बोला जाता है 1700 में इसकी स्थापना हुई, 1700 एडी में बंगाल में कोलकाता शहर की। किसके द्वारा हुई, जॉब चार्नोक के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है।
बॉम्बे के लिए बोला जाता है गेराल्ड अयंगर ने इसकी स्थापना की, ठीक है। और मद्रास के लिए बोला जाता है सेंट जॉर्ज, मद्रास के लिए बोला जाता है सेंट जॉर्ज। सुनने को थोड़ा ध्यान दे, राइटिंग हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो राइटिंग में, तो कोई समस्या नहीं। मद्रास की स्थापना के लिए जाना जाता है सेंट जॉर्ज को, बॉम्बे के लिए गेराल्ड अयंगर को, बंगाल में जो कोलकाता शहर है उसको जाना जाता है जॉर्ज चौनॉट को, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए स्थापक बता दिए, संस्थापक बता दिए जिन्होंने स्थापना की, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी यहाँ पे अंग्रेजों ने बनाई। और प्रेसिडेंसी बनाने का कारण क्या था? कारण ये था कि कंपनी खोली तो कंपनी के लिए एक ऑफिस चाहिए था, तो ऑफिस के नाम को ही प्रेसिडेंसी अगर हम मान ले तो उन्होंने जहां जहां अपनी कंपनी लगाई वही वही प्रेसिडेंसी भी बनाई, इतना याद रखें, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी बनाई, 3 कंपनियां खोली, 1608 1613 में आपका सूरत में, 1611 में मछलीपट्टनम में, फिर आपका आ जाता है 1651 में बंगाल, ठीक है। तो ये आपकी फैक्ट्रियां हो गई। इतनी चीज आपके दिमाग में आ गई, इतनी चीज आपने नोट भी कर ली होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है EIC फर्स्ट 150 ईयर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम 150 वर्ष। प्रथम 150 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या क्या चीजें की, किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या कि 1600 में 1600 AD में जब चार्टर एक्ट जारी होता है, सॉरी चार्टर एक्ट जारी होता है, किसके लिए? व्यापार के लिए। भारत से व्यापार के लिए 1600 AD में चार्टर एक्ट जारी होता है, किसके द्वारा? एलिजाबेथ द्वारा। ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, 1600 AD में एक चार्टर एक्ट जारी करती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन लोगों के लिए कि आप जाएं, भारत में व्यापार करने की हम परमिशन दे रहे हैं, और एक व्यापार के लिए चार्टर एक्ट जारी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत में 2 व्यक्ति आते हैं, इनमें पहला नाम है आपका विलियम हॉकिंस, 1608 विलियम हॉकिंस 1608, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस जब ब्रिटेन से भारत की तरफ चले तो भारत में उस वक्त अकबर का शासन था, अकबर का शासन था। लेकिन रास्ते में आते आते जब तक ये भारत पहुंचे तो अकबर की डेथ हो जाती है, और अकबर के बाद यहाँ पे जहांगीर शासन करते हैं। तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आके जहांगीर से मिलते हैं। कब? समय की अगर बात कर ले 1608 की बात, 1608 में की है, ठीक है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब उस वक्त क्या समय था? 1605। ये अकबर के समय की बात है। विलियम हॉकिंस जब वहां से चलते हैं, जहांगीर यहाँ के किंग बाद में बन जाते हैं अकबर की मृत्यु के बाद, और वो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आके मिलते हैं, और जहांगीर के दरबार में जब मिलते हैं तो जहांगीर उनको परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो व्यक्ति व्यापारिक तौर पे भारत में आया और किसी राजा से भारत में मिला आके डायरेक्टली परमिशन के लिए, वास्को डी गामा जमोरिन तक आया था, वापस चला गया, उसके बाद आगे चीजें नहीं बढ़ पाई। लेकिन परमिशन के तौर पे जो व्यक्ति आया वो विलियम हॉकिंस आया, और चीजें वहां से आगे बढ़ी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में उससे कौन मिला आके? विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी 1608। अगली चीज आती है EIC कंपनीज इन इंडिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में, उनकी स्थापना के लिए बोल रहे हैं, वो मैंने आपको बता दी है। जैसे कि बोला था मैंने आपसे कि बंगाल में, मैप पे आप देख ले, बंगाल में 1651 में लगाते हैं फैक्ट्री ये लोग, ठीक है। सूरत में 1608 1613 में फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। मछलीपट्टनम में 1611 में लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें ईस्ट और वेस्ट का भी फर्क है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ का भी फर्क है दोनों चीजों। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम, दोनों चीजों में फर्क है ना। ये दक्षिण में प्रथम फैक्ट्री है, और उत्तर में प्रथम फैक्ट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सूरत, और अगर सभी में
प्रथम फैक्ट्री पूछ लिया जाए तो भी सूरत। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये मैप ऐड कर दिया था। अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बस बताते हुए चल रहा हूँ, उनको सीधा नोट करते चलेगा। ठीक है, पूछ लिया जाए दक्षिण में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611, सिर्फ दक्षिण में पूछा जाए, और सभी में से प्रथम फैक्ट्री अगर पूछ लिया जाए तो सूरत में 1608 1613। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण होता क्या है कि उसको हम पिछले पेज पे समझाने की कोशिश करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे, कि जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है, सॉरी, जहांगीर की मृत्यु, ठीक है, क्योंकि विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिले आके, और जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब भारत पे शासन करते हैं। कब से कब औरंगजेब का? 1668 से 1707 माना जाता है। ठीक है, 1668 से 1707 इनका शासनकाल माना जाता है औरंगजेब का। तो इसी बीच में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल पर पकड़ है, वो मजबूत हो जाती है। हुआ क्या कि जहांगीर की जब मृत्यु होगी तो औरंगजेब भारत के मुगल शासक बन गए, और उसके समय में, उसी समकालीन समय में 1668 से 1707 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बंगाल पर पकड़ को बहुत मजबूत बना दिया था। ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, मुगल काल पढ़ेंगे उसमें औरंगजेब को और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू दे रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त क्या कर रही थी जब मुगल शासन भारत में था। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती तो आते हैं फारूक शायर। फारूक शायर अगले मुगल शासक बनते हैं, और इनके द्वारा 1707 में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद 1717 में फारूक शायर एक शाही फरमान जारी करते हैं, टैक्स फ्री ट्रेडिंग का। टैक्स फ्री ट्रेडिंग से मतलब क्या है? कर रहित व्यापार। तो फारूक शायर के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्या होता है? कर रहित व्यापार, टैक्स फ्री ट्रेडिंग के लिए। और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत बदल जाती है, और उनको व्यापार करने के लिए, मतलब अब तो कोई टैक्स भी नहीं देना, खुल्ला खुल्ला व्यापार करना है, और उसमें टैक्स नहीं देना, जितना पैसा लूट पाएंगे लूट लेंगे इंडिया से। और इसी वजह से मुगल शासन का जो पतन हुआ बहुत तेजी के साथ होता है 1717 के साथ, सीधा सीधा आपका आगे बढ़ जाते हैं अगर हम देखा जाए 1764 में, 1757 में, और उसके बाद तुरंत 1759 में, 1760 में, यहाँ से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और 1764 आते आते पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी एक बेहतरीन पकड़ बना लेती है कि वहां से यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, मतलब अलग प्रदेशों के जो राजा थे, वो डरने लगते हैं कि अगर उनकी रक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक नहीं करेंगे तो वो अन्य राजाओं से जीत नहीं पाएंगे, अन्य राजाओं से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उनको मार दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, और उनका राज्य को हड़प लिया जाएगा। लेकिन उसमें नीति में शामिल कौन रहता था? ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी नीति में शामिल रहती थी। ठीक है, बेटा तब तक फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अगला अब आपका हेडिंग आता है भारत में स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण। जब फारूक शायर ने गोल्डन फरमान जारी कर दिया, सब कुछ चीजें हो गई, तो इसी बीच में भारत के दूसरे क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में, जैसे भारत के विभिन्न अन्य राज्यों में स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण हो रहा था, स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण बन रहा था। उसमें से मैं यहाँ पे कुछ प्रदेश लिखूंगा, उसमें आप देखना होगा आपको, जैसे कि बंगाल। इसी बीच में बंगाल का निर्माण हुआ, तो बंगाल के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? मुर्शीद अली खान।
देन आपका आता है अवध के लिए किसे जाना जाता है? सादत खान। ये नोट करते चले बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्वतंत्र प्रदेशों के निर्माण का संस्थापक कौन है। तो ये आपका राज्य हो गया, ये आपके संस्थापक हो गए जिन्होंने इन राज्यों को बसाया, जिनकी वजह से आज भारत में ये राज्य हैं। इसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद किसका संस्थापक? आसा या फिर आसजा। देन आपका आता है मैसूर, हैदर अली। देन इसके बाद आपका आ जाता है सिख स्टेट। सिख स्टेट में आपका आता है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मराठा। मराठा स्टेटों का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी। और जाटों के लिए किसको माना जाता है? जाट स्टेट का। जाट स्टेट का बेटा माना जाता है चारूमन को। जाट स्टेट का माना जाता है चारूमन को। मराठा का शिवाजी को, सिख स्टेट का गुरु गोविंद सिंह, मैसूर का हैदर अली, हैदराबाद का आसजा, अवध का सादत खान और बंगाल का मुर्शीद अली खान। तो भारत में इन सारे स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण हुआ और इन्हीं स्वतंत्र प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका कब आगे चल के मिलेगी हमें? 1857 की क्रांति में। जब 1857 की क्रांति होगी तो यही स्वतंत्र प्रदेश होंगे जो सबसे पहले उस क्रांति में भाग लेंगे, सबसे पहले उस क्रांति में आगे बढ़कर आएंगे और जो लोग क्रांति में शामिल थे उनका साथ देंगे। जैसे कि मुख्य तौर पे कौन थे आपके? नाना साहब हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई और आपके बेगम हजरत महल हो गए। इन लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए यही लोग आगे बढ़कर आते हैं। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब चलते हैं आगे। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें पहला आपका ये है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अभी हम 1600 एडी से लेके 1757 तक का सिस्टम देख रहे हैं। 1757 से 1764 इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्तियों को भारत में कैसे बढ़ाया, कैसे आगे बढ़ा। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है कि जो ये स्वतंत्र प्रदेश है, इनके जो संस्थापक हैं या इनको रूल करते हैं, जो इनके मालिक हैं या इनकी जो शासक हैं, इनके राजा हैं, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करेगी ताकि वो इन स्वतंत्र प्रदेशों पे अपना कब्जा कर सके। ठीक है। ताकि वो भारत में एक और अच्छी पकड़ बना सके, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न विभिन्न जगहों पे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। व्यापार तो बढ़ाना है, अगर आखिर में काम क्या बनाना है? प्रशासन करना, भारत पर राज करना। व्यापार तो ये बढ़ाना है। ठीक है। अगला यहाँ पे जो चीज आती है, पहला इसी चीज में, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों की स्थापना, तो इसमें पहली हेडिंग आपकी आती है, पहली चीज आती है एंग्लो बंगाल संधि। एंग्लो से मतलब यहाँ पे अंग्रेज है और बंगाल से मतलब बंगाल के लिए हो गए मुर्शीद अली खान। तो अंग्रेजों के जो बंगाल से संबंधों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल में क्या क्या किया, क्योंकि उनकी बंगाल में पहले से फैक्ट्री है, पहले से प्रेसिडेंसी है, तो वो चाहेंगे ना कि बंगाल को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लें। ठीक है। तो हुआ क्या, बंगाल के जो मुर्शीद अली खान संस्थापक थे, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे बांग्लादेश। ठीक है। बंगाल उस वक्त हुआ करता था, म्यांमार भी भारत में तब हुआ करता था, रंगून इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। मुर्शीद अली खां के बाद अगले आते हैं, उनको बोला गया अली वर्दी खां, नवाब है ये, इनको नवाब बोला जाता था बंगाल की तरफ। ठीक है। अली वर्दी खां के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला से ही 1757 का प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों से। समझने वाली बात है। ठीक है। अंग्रेजों में बंगाल के जो संस्थापक रहे मुर्शीद अली खां, उनके बाद नवाब बने अली वर्दी खां, फिर बने सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय तक आते आते अंग्रेजों ने सोचा कि हम युद्ध करते हैं बंगाल के नवाब से। तो इन्होंने क्या किया, प्लासी का युद्ध लड़ा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन।
ठीक है। इसमें एक तरफ कौन था, इस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दूसरी तरफ कौन था इसमें, सिराजुद्दौला। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ सिराजुद्दौला था। ये रीजन क्या था, इसका कारण क्या था, युद्ध का कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से चाह रही थी कि वो उनको टैक्स फ्री ट्रेडिंग करने दे, मतलब कर रहित व्यापार उनको करने की परमिशन दे दे, ये चीज वहां पे चाह रहे थे, फैक्ट्री ट्रेडिंग की। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस वक्त लीडर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये भी चीज नोट कर ले। अब इसमें क्या क्या आपकी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से, बंगाल के नवाबों की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। ठीक है, इतनी चीज नोट कर ली होगी। अब हुआ क्या आगे कि सिराजुद्दौला को मीर जाफर, इनका दामाद और इनका सेनापति, मीर जाफर इनको धोखा दे देता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ठीक है, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इसके साथ यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं और आगे क्या होता है कि इसी 1757 के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो यही चाह रही थी कि मीर जाफर को पहले अपनी तरफ कर लिया और सिराजुद्दौला के सामने खड़ा कर दिया और सिराजुद्दौला वहां से हार गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति कम हो गया, एक टारगेट कम हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में क्या टारगेट होता है, मीर जाफर के ही अगले जो इनके दामाद होते हैं जिनको बोला जाता है मीर कासिम। ठीक है, पहले तो सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर को खड़ा कर दिया, फिर मीर जाफर के खिलाफ मीर कासिम को खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते हैं इसी 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और वहां पर मीर जाफर की हार हो जाती है, मीर जाफर की हार हो जाती है। और फिर बंगाल का नवाब कौन बन जाता है 1764 के बाद, 1764 के बाद बंगाल का नया नवाब बनता है मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम नवाब बनते हैं। लेकिन होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भी क्रश कर देती है, इनको भी कुचल देती है और खुद बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लेती है। उस वक्त क्या था, अगर ये तीनों लोग एक साथ रहते तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाबों को कभी हरा नहीं पाती। कौन कौन तीन लोग, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। अगर तीनों लोग ये साथ में रहते तो ये कभी उनको हरा नहीं पाते। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मीर जाफर को जब एलिमिनेट कर देते हैं वहां का मीर कासिम के द्वारा, तो वहां का नया नवाब मीर कासिम बन जाता है। ठीक है, मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर नया नवाब बनता है। 1764 में मीर कासिम को भी हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको सपोर्ट मीर कासिम को करता है शाह आलम द्वितीय और आपके सूजा उद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद सूजा उद्दौला एक व्यक्ति और थे जो वहां के नवाब माने गए। ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट का कोई फायदा हो नहीं पाता है। ठीक है, 1764 का जो युद्ध हुआ था बक्सर का, वो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, बाकी जो मैंने स्टोरी बताई भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, सीधा पूछा जाएगा। एंग्लो बंगाल संबंध में आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एंग्लो बंगाल संबंध में। पहला तो प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध हो गया। तो प्लासी के युद्ध में आपका सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर के युद्ध में आपका मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वक्त आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। ये चीज और लिख लें आप, हेक्टर मुनरो आपको लीड कर रहे थे, हेक्टर मुनरो आपके लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार चेक और कर लेते हैं, सिस्टम इज रनिंग राइट एंड यस, एवरीथिंग इज क्लियर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं थोड़ा हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। 1757, 1764, इसके पहले आपका 1717। ठीक है, 1717 में जब शाही फरमान जारी हो जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो यही फरमान सभी जो प्रदेश हैं वहां से
लागू करवा ले, वहां से लागू करवा ले। तो उसके बीच में होता क्या है, ये बंगाल पहुंच जाते हैं। बंगाल में किनका राज है? बंगाल में राज है नवाबों का। नवाबों मतलब बंगाल की स्थापना मुर्शीद अली खान ने की। उसके बाद आपका आ जाता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वहां पे इनको लताड़ के भगा देता है कि यहाँ से वापस लौट जाइए और यहाँ पे आप व्यापार नहीं कर सकते। उसी चक्कर में 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला उसमें हार हो जाती है क्योंकि उसका दामाद मीर जाफर उसको धोखा दे देता है, और मीर जाफर को ही मीर कासिम धोखा दे देता है। और मीर कासिम से फिर बक्सर का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेक्टर मंगल, और मीर कासिम की वहां हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बिल्कुल स्थायित्व पैदा हो जाता है। बंगाल उसका पूरे कब्जे में आ जाता है। ठीक है, इतनी चीजें बेटा आपको समझनी है। फिर से वापस चले जाए, पीछे बैक कर ले समझने के लिए। आगे अब चलते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है, वैसे तो मैंने आपको वहां पे सारी चीज समझा दी। ये आपके सिराजुद्दौला है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? मीर जाफर ने। मीर जाफर को किसने धोखा दिया? मीर कासिम ने। ठीक है, फिर मीर कासिम से किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मीर कासिम और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लीड कौन कर रहा था? लीड कर रहा था ये है हेक्टर मंडो। देख लो कितना बढ़िया लग रहा है, हेक्टर मंडो। ठीक है, और मीर कासिम को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता। और मीर कासिम की सहायता किसने की? शाह आलम द्वितीय जो नवाब थे, उस मतलब उस वक्त मुगल शासक थे। शाह आलम ने इनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मदद कर नहीं पाए। अगली चीज आती है एंग्लो मैसूर संबंध। एंग्लो मैसूर संबंध और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी के राइट्स थे, यहाँ पे एक चीज और हम नोट कर लें, बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी के राइट्स थे, दीवानी के राइट्स थे फ्रॉम बक्सर युद्ध, बक्सर बैटल। बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी के राइट्स थे, मतलब ट्रेडिंग के जो राइट्स थे, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो दीवानी के राइट्स हैं वो कब आ जाते हैं? बक्सर के युद्ध के बाद। इसी के बाद इसी को बोला जाता है भारत में 1765 से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध बंगाल से संबंधित है। अगर आप जब पढ़ेंगे एंग्लो बंगाल संबंध, तो एंग्लो बंगाल संबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगली चीज आती है एंग्लो मैसूर संबंध। तो एंग्लो मैसूर संबंध में आपका मेन आता है जो लीडर है, मैसूर के संस्थापक हैदर अली। सेम रणनीति यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भागते भागते मैसूर भी पहुंचते हैं, कहते हैं हमें यहाँ पे भी व्यापार करना है और यहाँ पे हमें फ्री व्यापार करना है, टैक्स देना नहीं है। तो हैदर अली इनको लताड़ के भगाता है कि भाग जाइए यहाँ से, हम व्यापार करने की आपको परमिशन दे नहीं सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तिलमिला के युद्ध के लिए खड़ी हो जाती है। तो इसमें भी कई युद्ध होते हैं। तो एंग्लो मैसूर संबंध में हम पढ़ते हैं पहला युद्ध जो होता है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब होता है आपका? 1764 से 1769 के बीच में। ठीक है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो आपका होता है, इसमें संधि कौन सी होती है? मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। संधि होती है इसमें मद्रास की संधि, और ये युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में। इतना डीपली आपसे पूछा नहीं जाता ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के बीच में, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, या मद्रास की संधि किससे संबंधित है? तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बेटा दिया है आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये इसके लिए कौन सी संधि मशहूर है? इसमें संधि होती है मैंगलोर की संधि।
सॉरी, थोड़ा काफी दिनों से लिखा नहीं है तो दिक्कत हो रही है। मैंगलोर की संधि, ठीक है, मैंगलोर की संधि होती है। इस वक्त आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग होते हैं। इस वक्त आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले गवर्नर आपको बताए नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था। ये क्वेश्चन बनेगा। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर आता है आपका तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध आपका कब से कब होता है? 1790 से 92 के बीच में, ठीक है। इस वक्त आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है किसके बीच में हुआ? वर्सेस था ये टीपू सुल्तान के बीच में। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के बीच में था, और इसी के बीच आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन भी दूसरे देशों में पार्ट ले रहा था। उसको मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किसके बीच हो रहा था? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। इसी में आपका आता है कि इसमें कौन सी संधि हुई? ये वाला युद्ध आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका टीपू सुल्तान का नाम आ रहा है और श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। देन आपका आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें भी आपका ये युद्ध आपका श्रीरंगपट्टनम में होता है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 श्रीरंगपट्टनम में होता है। यहाँ पे आपकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस वक्त आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको बढ़ रहा हो क्योंकि मैंने 3 4 ये तो आपको एक साथ बता दिए तो समस्या बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे जो संधि होती है उसका क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। यहाँ पे मैसूर से कौन लड़ रहा था? टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन लड़ रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ रहे थे। यहाँ पे भी रंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू की मृत्यु। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलीविली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अंग्रेज और मैसूर के संबंध में कुल कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम युद्ध आपका कब हुआ? 1767। द्वितीय युद्ध 1780 से 1784। तृतीय युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ युद्ध 1799। सारे नोट कर ले, 3 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाए। अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। इसके साथ हुआ क्या? इन युद्धों के बाद टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मैसूर का शासन है, मैसूर का जो शासन है वो वाडियार वंश के हाथों में दे दिया। वाडियार वंश को सत्ता दे दी और वाडियार वंश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता रहा। अब बेटा अगली हेडिंग आती है तीसरी, एंग्लो मराठा संबंध, एंग्लो मराठा रिलेशन। एंग्लो मराठा रिलेशन, ठीक है। एंग्लो मराठा रिलेशन यहाँ पे अगली हेडिंग आती है। तो इसमें भी आपको कुछ मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी, मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है
ये यहाँ पे लिखा है मराठा साम्राज्य का 1758 तक काफी विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा, लेकिन 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ सदाशिवराव और अहमद शाह नादिर शाह के बीच में, अहमद शाह अब्दाली जिसमें लड़ा, और इसमें मराठा और अफगान का वार हुआ था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं ने युद्ध किया, जिसमें मराठाओं को लीड कौन कर रहा था? सदाशिवराव लीड कर रहे थे। पानीपत की मूवी आई थी, उसमें आप देख सकते हैं उसको, पानीपत का तृतीय युद्ध, वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो वहां से 1761 से मराठाओं का एकदम डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मराठाओं का पतन स्टार्ट हो गया, मराठा साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ठीक है, लेकिन 1761 तक मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल था और अंग्रेज डरते थे मराठाओं से। दिल्ली के मुगल भी डरते थे और अफगान भी डरते, सभी लोग डरते थे कि मराठाओं ने अपने पावर को बहुत अच्छा बना रखा। इसमें मैंने बात इसी बढ़ा कि सदाशिवराव बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, शिवाजी के बाद शिवाजी को संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा हुए, सॉरी इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, मराठा जो साम्राज्य था उसका एक स्ट्रक्चर था। उसका स्ट्रक्चर क्या था कि मराठा साम्राज्य में एक तो अष्टप्रधान हुआ करते थे, और अष्टप्रधानों को क्या बोला जाता था? पीएम, पेशवा। ठीक है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मराठा साम्राज्य में जो प्रशासनिक संरचना थी उसको क्या बोला जाता था? उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। इन्हीं अष्टप्रधानों का एक प्रमुख होता था, उसको क्या बोला जाता था? पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए, बाजीराव सेकंड पेशवा हुए, थर्ड आपके पेशवा हुए बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 में हुए। बाजीराव 1720 से 1740 में हुए। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 में। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान होते थे, अष्टप्रधान में पेशवा होता था। ठीक है, बाजीराव जो थे वो दिल्ली पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन 1739 में नादिर शाह भारत आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है, और यहां से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले जाता है। 1739 में नादिर शाह भारत आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अफगान का वार हो रहा था, अफगान आक्रमण कर रहे थे दिल्ली पे। बालाजी बाजीराव चाह रहे थे कि दिल्ली पे आक्रमण करें, लेकिन दिल्ली पे अफगानिस्तान वाले आक्रमण कर रहे थे, अफगानी आक्रमण कर रहे थे। उसी के साथ आगे होता क्या, 1748-1761 में अहमद शाह अब्दाली भारत आता है। 1748 से 1761 के बीच में अहमद शाह अब्दाली जब भारत आता है तो क्या होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761। बेटा तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला होता है बाबर और लोधी के बीच में, दूसरा होता है अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा होता है आपका ये जो आपके हैं सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली, अफगानियों के बीच में, मराठाओं और अफगान के बीच में। मराठा की तरफ से सदाशिवराव लड़ रहे थे, अफगानियों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। इतनी चीजें हैं, बहुत मैं बेसिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ से आपका हिस्ट्री का जो समझ है ना वो डेवलप हो जाएगी, आपके दिमाग में चीजें चलने लगेगी। जब आप किताब पढ़ने बैठोगे ना, कोई भी बुक नोट्स पढ़ने बैठोगे तो दिमाग में आपके छपता चला जाएगा, पता चलता चला जाएगा, सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया, सब। और एक बार में नहीं जीएस आती है। इस क्लास को एक बार देख लेंगे, एक बार फिर से अपने नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। नोट्स अभी बुक आने वाली है, बाकी चीजें आने वाली, थ्योरी की नोट्स भी आने वाले हैं, और बुक भी अगर चाहें मैं बुक भी कोई रिकमेंड कर दूंगा। बुक पढ़ लेंगे, बुक पढ़ने के बाद वहां से चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। फिर से क्लास देखेंगे, फिर से नोट्स पढ़ लेंगे, फिर से क्लास देखेंगे, फिर से नोट्स पढ़ लेंगे। अरे हिस्ट्री आएगी नहीं जाएगी कहाँ। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच होता है? ये होता है बेटा आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच
और सदाशिवराव के बीच। अहमद शाह अब्दाली सदाशिव, तो अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है और मराठा यहाँ पर हार जाते हैं, इस युद्ध को हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाता है, वो यहाँ पे राज नहीं करता, उन चीजों को वहां से चेंज कर देता है। चेंज क्या, वो राज नहीं करना चाहता, तो वो खुश हुआ था सदाशिवराव ने जिस तरीके से लड़ाई की, उससे वो काफी प्रसन्न होता है। इसके साथ ही एंग्लो मराठा युद्ध भी होते हैं, क्योंकि हमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, तो मराठाओं के जो अन्य चीजें थी मैंने आपको बता दिया कि मराठा किन किन चीजों को लड़ते हुए आगे बढ़ा था। ठीक है, 1761 के बाद मराठा थोड़े कमजोर हो गए, तो जब कमजोर हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो पहला एंग्लो मराठा वार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा इस वक्त थे माधव नारायण राव। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। इसमें किसके किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव के बीच में होता है। एक तरीके से और बोल सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? वारेन हेस्टिंग्स लड़ रहे थे, और मराठाओं की तरफ से कौन लड़ रहे थे? माधव नारायण राव लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी होती है? इसमें बेटा संधि होती है सालबाई की संधि। ठीक है, तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? वारेन हेस्टिंग्स लड़ रहे थे। मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था? माधव नारायण राव लड़ रहे थे। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला आते हैं, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 1805 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पेशवा आपके थे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा के बीच में। ठीक है, ऐसे लिखे नोट्स में, यहाँ पे फिर लिख दें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। मराठा की तरफ से बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड आपकी लड़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में। ये भी आपका किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच से कौन लड़ रहा था? हेस्टिंग्स। मराठा की तरफ से बाजीराव सेकेंड। ठीक है, बाजीराव सेकेंड। मराठाओं की यहाँ पे हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और मराठाओं का जो राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है, और यहाँ पर पेशवा का जो पद है वो खत्म कर दिया जाता है। पेशवा का पद है वो खत्म कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेशवा का पद किस युद्ध से खत्म हुआ था, किस युद्ध में खत्म हो गया, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध को जीतने के साथ ही पेशवा का पद खत्म कर दिया? तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय में इस चीज को किया गया। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने किया? अगर आपसे पूछ लिया तो वेलेस्ली ने किया। ठीक है, यहां से जो आपके पेशवा थे उनको पूना से हटाकर बिठूर भेज दिया गया। कानपुर के पास बिठूर है। कौन से पेशवा थे? नाना राव, नाना साहब। नाना साहब उस वक्त आपके पेशवा थे, जिनको नाना साहब बोला जाता है। इनको हटा के वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बार सिस्टम में और चेक कर लेता हूँ। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ से आपकी चीजें और बदल जाती है। आगे अगर हम चले तो आगे बढ़ते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वितीय 100 वर्ष। ठीक है, द्वितीय 100 वर्ष पिछले हमने 100 वर्षों में देख लिया। अब हमने प्लासी की युद्ध के बाद से आगे देखेंगे 1857 तक क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें बदलती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1764 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी चीजें स्टैब्लिश कर ली, सारी चीजों की स्थापना कर ली, सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटलमेंट कर लिए, अच्छी चीजें कर ली, और मराठाओं को भी कब्जे में कर लिया, मैसूर को भी जीत लिया, बंगाल को भी जीत लिया। अरे अब तो बल्ले बल्ले है, सारी चीजें बढ़िया हो गई इनकी, और व्यापार करने की जो रणनीतिक चीजें थी उनको इन्होंने साइड से कर दिया, और प्रशासनिक चीजों में अब दबाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आते हैं हेडिंग, अगर हम देखना चाहें
तो अगले 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक शक्ति को आगे बढ़ाना, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों को आगे बढ़ाना कब से कब होता है? ये 1757 से 1857 के बीच में। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें आएंगी, उनको मैं अभी आपको हेडिंग वाइज दिखाते हुए और समझाते हुए चलूंगा। अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो यही हेडिंग डाल सकते हैं। इसके पहले जो हमने हेडिंग डाली थी वो उसमें ये था कि जो प्रशासनिक शक्ति मतलब पावर का जो स्टेटमेंट है, अपनी शक्ति का दमखम दिखाना कि पहले तो हमें जो प्रदेश के शासनिक हैं, राजा हैं, उनको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाना, उनको अपने कब्जे में लेना। उसके बाद हमें प्रशासनिक रणनीतियां बनानी है कि कैसे हमें भारत में व्यापार करना है, कैसे हमें भारत के लोगों को कंट्रोल करना है, यहाँ के राजाओं को अपनी साइड करना है, जो साइड नहीं आना चाह रहा है उसको कैसे डरा धमका के अपनी साइड करना है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बात करें। अगली चीज यहाँ पे आती है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की स्थापना, शक्तियों की स्थापना हो चुकी है, अपना शक्ति दमखम दिखा चुके हैं, बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, बंगाल के नवाबों को हरा दिया, मैसूर को जीत लिया और आपका उसके बाद मराठाओं को हरा के मराठाओं को जीत लिया, सारी चीजें कब्जे में कर ली। अब हमें नीतियां बनानी है। कौन कौन सी नीतियां बनाई? राजनैतिक तौर पे हमें अपना काम निकालना है, पॉलिटिकल तौर पे, राजस्व आर्थिक तौर पे, सैनिक सिस्टम को मजबूत करना है। ठीक है, राजनीतिक तौर पे मजबूती बनानी है, आर्थिक तौर पे मजबूती बनानी है, सैनिक तौर पे भी मजबूती बनानी है, तभी हम भारत में और अच्छे से राज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग ये डाले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की स्थापना, फिर राजनीतिक, फिर राजस्व, फिर सैनिक, ये 3 हेडिंग आपकी अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक शक्तियों में इन्होंने क्या किया कि पहला ये सिस्टम लाते हैं सहायक संधि, दूसरा लाते हैं सर्वोच्चता की नीति, तीसरा लाते हैं विलय। तीनों में अलग अलग सिस्टम। सहायक संधि में क्या था कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हम आपके घर जाते हैं, मतलब वैसे तो हम रिश्तेदार हैं लेकिन हम आपके घर जाते हैं और हम आपको ऑफर देते हैं कि आप हमें या तो चाय पिलाइए या तो कॉफी पिलाइए, अगर आप दोनों में से कोई भी हमें चीज नहीं देंगे तो तीसरा हम आपको गोली पिलाएंगे, गोली खिलाएंगे, मतलब ऐसा सिस्टम। ठीक है, डरा धमका के हम आपके घर की चाय पीने आएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सहायक संधि का मतलब यही होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी प्रदेश में जाती है और वहां के राजा से कहती है कि आप हमें या तो चाय पिलाएं या तो कॉफी पिलाएं, अगर दोनों नहीं पिलाएंगे तो हम आपको फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, आपको कुचल देंगे। तो राजा बेचारा डर के इनकी ये नीति को मान लेता है और क्या करता है कि हाँ, हम आपकी नीति को मानने के लिए तैयार है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो सहायक संधि की नीति के लिए जो गवर्नर जनरल फेमस हुआ उसका क्या नाम है? उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ठीक से लिखते हैं। तो सहायक संधि के लिए जो गवर्नर जनरल है वो आपका कौन सा है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसके तौर पे जिन्होंने इस सहायक संधि को हस्ताक्षर किए, इस सहायक संधि को मान लिया, वो कौन कौन से प्रदेश थे? तो हैदराबाद ने माना, मैसूर को तो पहले जीत लिया था और रहा बचा वो भी मैसूर वालों ने मान लिया, फिर इसके बाद अवध ने मान लिया, फिर इसके बाद पेशवा थे मराठाओं ने मान लिया। इन लोगों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, मान लिया कि हम सहायक संधि अपनाते हैं। ठीक है, और ये कब से कब के बीच में हुआ? 1798 से 1805 के बीच। इसी वक्त तक लॉर्ड वेलेस्ली ने शासन भी किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि को मानने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो हैदराबाद, अवध, मैसूर, पेशवा। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ये चीज आपकी आज क्लियर हो जाती है। दूसरा आता है सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति में आपके जो जबरदस्ती हमें अहम ब्रह्मास्मि, हमें सबसे बढ़कर है, हम जाएंगे आपके प्रदेश में, आपका प्रदेश आपसे छीन लेंगे। तो ये तरीके से काम करने के लिए कौन जाना गया? गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का था
गवर्नर जनरल था इस वक्त आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इस वक्त आपका जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और इसके साथ ही इसमें आपका जो जिन लोगों ने इस चीज को माना उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो सर्वोच्चता की नीति के कारण आपका कित्तूर का, सॉरी जस्ट अ सेकंड, कित्तूर का रिवॉल्ट होता है कर्नाटक में। कब? 1824 में। किसके नेतृत्व में होता है? रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में। सर्वोच्चता की नीति वहां पे अपनाई जाके ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक जाती है कित्तूर में, वहां पे ये चीज को अप्लाई करते हैं, जबरदस्ती राज्य छीनने की कोशिश करते हैं, वहां रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है और रानी चेन्नम्मा लड़ती हैं लेकिन हार जाती हैं कारणवश, और ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगला होता है, ये 1824 में हो गया, ये आपने लिख लिया होगा। फिर 1843 में ये सिंध को भी जीत लेते हैं, इसी कारण 1843 में सिंध को जीत लेते हैं, 1824 में कर्नाटक को जीत लेते हैं। ठीक है, 1848 में पंजाब को जीत लेते हैं। ठीक है, जहां के अंतिम राजा दलीप सिंह हैं। ठीक है, जब सिंध को जीता तो आपके गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड, नहीं सॉरी, एलन बोरो। एलन बोरो गवर्नर जनरल थे जब सिंध को जीता। ठीक है, जब पंजाब को जीता तो डलहौजी ने जीता। ठीक है, पंजाब को जीता डलहौजी ने जीता। ठीक है, कर्नाटक को जीता तो किसने जीता था कर्नाटक को? इस वक्त तो आपका जो गवर्नर जनरल था वो आपका कौन था गवर्नर जनरल? वो आपका हेस्टिंग्स ही था। तो आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने। 3 क्वेश्चन कौन कौन से बने, ध्यान से सुने। सर्वोच्चता की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन सा प्रदेश सर्वोच्चता की नीति के तहत कब्जे में लिया? कर्नाटक। एलन बोरो ने कौन सा प्रदेश कब्जे में लिया? सिंध को लिया। डलहौजी ने कौन सा प्रदेश कब्जे में लिया सर्वोच्चता की नीति के तहत? पंजाब को। ठीक है, इतनी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 1824, 1843, 1845 नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है फिर से वीडियो रिवर्स कर ले और दोबारा सुन ले, नोट कर ले। पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे चीजों को, पेज भरते जाए, पॉइंट वाइज, लाइन वाइज, लाइन वाइज, लाइन वाइज, लाइन वाइज लिखते जाएंगे। जीएस अगर ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, अब आता है सेकंड हमारा विलय की नीति। ठीक है, इसको बोलते हैं, विलय की नीति को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसे इंग्लिश में आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है? डलहौजी से है। डलहौजी से है और विलय की नीति से। तो विलय की नीति का मतलब क्या था? इन्होंने ये बोला, डलहौजी ने आके, कि अगर किसी भी राजा का कोई पुत्र उसका वास्तविक पुत्र नहीं है, उसका खून नहीं है, दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्ट किया गया है, उसको अनाथ आश्रम से लिया गया, गोद लिया गया है, तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ध्यान से सुनने वाली बात, एग्जाम्पल मैं अभी दे दूंगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? किसी भी राजा का पुत्र अगर उसका वास्तविक पुत्र नहीं है, उसको गोद लिया गया है, तो वो उस प्रदेश का अगला राजा नहीं बन सकता। उसके इसी कारण के बस हम उसका राज हड़प कर ले रहे हैं, उसका राज हम अपने राज्य में विलय कर लेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महारानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र थे वो उनके दत्तक पुत्र थे, वो उनके वास्तविक पुत्र नहीं थे। इसी के कारण झांसी को डलहौजी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है और उसी के कारण 1857 की क्रांति का विद्रोह भी होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि विलय की नीति को लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल आप बताएंगे डलहौजी था। ठीक है, इसी के साथ ही 1857 में जब डलहौजी के बाद 1857 आते आते कैनिंग आ जाता है भारत। ठीक है, और इस वक्त जो मुगल एम्परर होता है भारत में, बहादुर शाह जफर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि विलय के नीति के तहत कौन कौन से राज्य हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया? सतारा महाराष्ट्र, संबलपुर उड़ीसा, उदयपुर झांसी
उदयपुर, झांसी, नागपुर, संबलपुर उड़ीसा का। मैंने बोले हैं, सुन लेना, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। तो 1848 से 1856 तक डलहौजी राज करता है। विलय की नीति के तहत 1848 से 1856 तक डलहौजी रहता है, गवर्नर जनरल भारत का। और 1857 में जैसे ही कैनिंग भारत आता है तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह हो जाता है। इसी कारण से विद्रोह हो जाता है। इस विलय की नीति, सर्वोच्चता की नीति, अभी आर्थिक आपकी नीतियां आने वाली, उनके कारण 1857 का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली होंगी, नोट करनी होगी। अब चलते हैं आगे, राजस्व या आर्थिक नीति। तो राजस्व या आर्थिक नीति में क्या था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 चीजों को लागू किया। पहला स्थायी बंदोबस्त, फिर महलवाड़ी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को बोला गया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट बोला गया, ठीक है। इस वक्त आपके गवर्नर जनरल जो भारत के कौन थे? इस वक्त गवर्नर जनरल आपके कॉर्नवालिस थे, ठीक है। और इसके साथ ही बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। महलवाड़ी बंदोबस्त में गवर्नर जनरल इस वक्त थे आपके हैल्ट मैकेंजी। हैल्ट मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया और इसको लागू कहाँ किया गया? महलवाड़ी जो बंदोबस्त था, इसको कहाँ पे लागू किया गया? इसको लागू किया गया अवध और पंजाब के रीजन में, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे जो हेड बनाया गया टैक्स को कलेक्ट करने वाला, वो हेड होता था, विलेज का जो हेड होता था, गांव का जो हेड होता था, वही यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करता था। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उसको लागू किया गया आपका मद्रास एवं बॉम्बे के एरिया में, ठीक है। इस वक्त जो आपका गवर्नर जनरल मोनरो था। अभी मैं तीनों में आपको अंतर बताऊंगा, मैंने सारी चीजें लिख दी है, अभी मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। स्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको स्थायी बंदोबस्त को किस जगह लागू किया गया? बंगाल में लागू किया गया। क्लियर हो गया? महलवाड़ी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था? हाल्ट मैकेंजी था। किस जगह पर लागू किया गया? अवध और पंजाब के रीजन में लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था? हेक्टर मुंडो था। कहां पर लागू किया गया? मद्रास और बॉम्बे के एरिया में। इतनी चीजें लिख ली होंगी, समझ ली होंगी, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब समझो, देखो, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया यहाँ पे, महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया यहाँ पे, और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसको लागू किया यहाँ पे। समझ गए? तीनों चीजें हो गई। ये हो गया मद्रास, ये हो गया बंगाल, ये हो गया अवध। देखो बेटा, था क्या कि स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि आप जो भी फसल करें उसका हमें एक परसेंटेज दे दे, टैक्स दे दे, कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, और आप हम टैक्स ले लेंगे, फसल करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये सिस्टम बना दिया स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में सिस्टम बना दिया। महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया? पंजाब और यूपी के एरिया में इसको लागू किया गया। अवध, उस वक्त अवध बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को अवध बोला जाता था। यहाँ पे एक गांव का मुखिया बना दिया। वो मुखिया आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जमीन होती थी वहां से टैक्स कलेक्ट करता था। वो जितने भी लोग फसल करते थे उसका टैक्स लेता था, और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता था, कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां डायरेक्ट फायदा था, उनको जाना नहीं पड़ता था, और वहां पे वो टैक्स भी कलेक्ट कर लेता था। इसी कारण आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में जमींदारी का सिस्टम आ गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था महलवाड़ी बंदोबस्त, क्योंकि यहाँ पे एक हेड बना दिया, उस हेड के नीचे हजारों बीघे जमीन है, उसका टैक्स वो कलेक्ट करता है, आधा टैक्स अपने पास रखता है, आधा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। और वही सिस्टम चलते 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 1947 तक जब हम आजाद हो गए
तो वही हजारों बीघे जमीन एक एक आदमी के पास रह गई, गरीब गुरबा आदमी अपनी जमीनें वापस नहीं ले पाया, वही लोग जमींदार बन गए बाद में। ठीक है, कोई असली मालिक नहीं था, ये चीज थी। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो आपका कहाँ पे लागू हुआ? मद्रास में। यहाँ पे जो एरिया था पहाड़ी एरिया था, ज्यादा जमीन थी नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने बीच का मेडिएटर खत्म कर दिया। कोई भी बीच का मेडिएटर नहीं है, आप आइए डायरेक्ट हमें टैक्स दीजिए, अपना जो करना है फसल फसल कीजिए, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे गवर्नर जनरल है वो आपके कौन है? हेक्टर मुनरो, जो आपके रैयतवाड़ी के समय आपके हेक्टर मुनरो गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और अलेक्जेंडर रीड भी आगे चल के बन जाते हैं हेक्टर मुनरो के बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल, उन्होंने भी रैयतवाड़ी को आगे करके लागू करके रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों में से निम्न में से कौन सी नीति नहीं है? तो आपको 3 ऑप्शन तो ये दिए ही होंगे, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। एक ऑप्शन को दूसरा दिया होगा, वो आपका सही ऑप्शन वही हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे कर ले, एक बार और सुन ले, समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है पूरा समझाने की। ठीक, अगला आते हैं सैनिक नीति। सैनिक नीति में क्या होता है कि सैनिक नीति में इन्होंने किया, जो सैलरी है उसको बिल्कुल लो रखा, नो मेडिकल सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेदभाव, नो प्रमोशन। सैनिक नीतियों में इन्होंने ये चीजें लागू कर दी। अगर इंडिया का कोई सैनिक बनता है उसको सैलरी बिल्कुल कम मिलेगी, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, नस्ल भेदभाव होगा, उसका प्रमोशन कभी नहीं किया जाएगा। ये चीजें इन्होंने लागू कर दी, वो चीजें अभी भी आज तक चलती आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी वो नीतियां 3 प्रकार से थी, मैंने बता दिया। राजनैतिक, राजस्व, सैनिक, तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं आगे। 1857 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आपकी यहाँ से आ जाती है, जिसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मंगल पांडे जब विद्रोह शुरू करते हैं, कहां से? बैरकपुर छावनी से। अठारह सत्तावन का विद्रोह माना जाता है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर आपका एक छावनी है मेरठ, वैसे तो इसका मेरठ से स्टार्ट होता है। 10 मई 1857 का जो 1857 का विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ 1857 से। ठीक, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सैनिक हुआ करते थे। उनका हुआ क्या कि जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये आपका एक इनफील्ड राइफल है, ये एक इनफील्ड राइफल है, और इसका इनफील्ड राइफल को चलाने के लिए, क्योंकि हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो हथियार थे उनको इम्प्रूव कर रहा था, उनको अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। उसी अच्छा करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि इनफील्ड राइफल लेके आते हैं ये लोग। उसमें था क्या कि उसमें जो कारतूस था उस पर चर्बी लगी हुई करती थी। चर्बी वो किसकी थी? गाय की। इस चर्बी को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये सैनिक है, इस चर्बी को छील रहा है। फिर इसके मतलब जो आगे इसके बोर होता है ना, गन के आगे जो बोर होता है उसमें डालना पड़ता था उसकी बुरादा को। फिर यहाँ पे ये एक पाइप होती थी टायर, उसमें उसको अंदर भरना पड़ता था। तो इस सिस्टम को करने के लिए पूरा आपका 1 से 2 मिनट का समय लगता था। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में इस चीज को बिल्कुल नागवार माना गया, और मंगल पांडे ब्राह्मण होने की वजह से इस चीज को पूरा विद्रोह करते हैं। और वो इस चीज का विद्रोह करने की वजह से गलती से, या फिर कह सकते हैं जानबूझकर, या विद्रोह में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए उनसे बैरकपुर छावनी में गोली चल जाती है। बैरकपुर छावनी में गोली चल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या, वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है और चीजें बदल जाती हैं। और ये विद्रोह आपका 1857 की क्रांति के रूप में रूप ले लेता है। और इस वक्त आपके भारत में मुगल एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जब ये विद्रोह होता है तो इस विद्रोह के कारण 29 मार्च को
29 मार्च को ही मंगल पांडे को ये फांसी की सजा दे दी जाती है और उनकी वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, वहां से शुरुआत हो जाती है 1857 की क्रांति की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि द रेबेलियन ऑफ 1857 कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करना चाहूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये पूरा मैप है, समझने के लिए देखें। पहले एक सेकंड रुकिए, सिस्टम से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, ठीक है, रेबेलियन आर्मीज फ्रॉम द गैजेट प्लेन यूनिट टू ऑक्युपाई दिल्ली, दिल्ली से चलते हैं। सीज ऑफ दिल्ली 8 जून 1857 से 21 सितंबर 1857। कहाँ कहाँ से शुरू होता है? बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, बीजापुर, ठीक है, बिजावर, सिरमौर, पटियाला, कश्मीर में भी होता है। ये आपकी मेन जगह है जो जहाँ से ये चीजें शुरू होती हैं। और ये पूरा कलकत्ता से चलते हुए दिल्ली की तरफ ये लोग जा रहे थे। दिल्ली पर पूरा अपना राज बना, दिल्ली पर, क्योंकि वहां इनको बहादुर शाह जफर से मिलना था और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करना था। मेरठ से चीजें शुरू होती हैं, दिल्ली तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये मैप के जरिए मैंने थोड़ा इसको आपको समझाने की कोशिश की है। मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने मैप पे जो चीजें बना दी हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं। मंगल पांडे स्ट्रीट द ब्रिटिश एट बैरकपुर कैंप कलकत्ता, ठीक है, इनिशिएटिंग द रेबेलियन। यहाँ पे लिखा है कि कलकत्ता से इसकी शुरुआत हो जाती है, बैरकपुर छावनी से, और 29 मार्च को मंगल पांडे को मृत्यु दे दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। और मेरठ से 10 मई से मेरठ से आवाहन होता है इस क्रांति का। सभी लीडरों को एक संदेश पहुंचाया जाता है और बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित कर दिया जाता है, शहंशाह ए हिंदुस्तान। ठीक है, 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं की सूची। ठीक है, इसके साथ ही 1857 के जो नेता जुड़े उनकी सूची निम्न प्रकार से। बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली से ही हकीम अहमदुल्ला, लखनऊ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेगम हजरत महल जुड़ती हैं, अहमदुल्ला जुड़ते हैं, अवध के पूर्व नवाब, कानपुर से नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, ये लोग जुड़ते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फरुखाबाद से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, अफजल खान, ठीक है। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, ग्वालियर से, कानपुर से तात्या टोपे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उड़ीसा से राजा प्रताप सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोरखपुर से सेवी सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मथुरा से सेवी सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुल्लू मतलब जम्मू कश्मीर, जयदयाल सिंह है और हरदयाल सिंह, जयदयाल सिंह उस वक्त राजा हुआ करते थे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा मैंने आपके लिए आज एक क्लास में 1857 तक हमने आपको पहुंचा दिया। पार्ट 2 कमिंग सून, ठीक है, पार्ट 2 कमिंग सून है। आज आपने ये वीडियो देख ली होगी, कमिंग सून। अब जल्द से जल्द सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में हमारी चीजें चलेंगी कहां से, 1857 से लेके 1947 तक। तो हमारे हिसाब से शायद ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। 1857 से 1905 तक शायद चल पाएंगे। 1857 से 1905 तक, जहां से आपका राष्ट्रीय आंदोलन जब तक आपके शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि इसके बाद हमारे जो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन है वो शुरू होते हैं। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत होंगे। वहां से हम 1885 से स्टार्ट करेंगे जब आपकी कांग्रेस की स्थापना होगी। 1885 से 1905 तक, 1905 से 1920 तक, 1920 से 1947 तक। सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, फिर आपका आ जाता है
थर्ड फेज में 1920-1947। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि 1857 के बाद चीजें चलेंगी हमारी 1905 तक, फिर 1905 से लगभग चलेगा 1920 तक, फिर 1920 से चलेगा 1947 तक। ठीक, तो ये 3 हो जाएंगे आपके फेज जो होंगे। पहला इसमें फेज आपका है सोशल रिफॉर्म। सेकेंड फेज आपका हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, और थर्ड फेज भी आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ये तीनों तरीके से हम करके चलेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट फेज में हमारी कांग्रेस की स्थापना होती है, सोशल रिफॉर्म होते हैं, बाकी चीजें होती है। सोशल रिफॉर्म तो 1857 से 1885 के बीच में हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, वैसे 1885 यहाँ पे हमें लिखना चाहिए। 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947। ठीक है, तीनों कर लेंगे एक क्लास में। मैंने सोच रखा कि 1857 से 1885 तक करते हुए 1905 तक पहुंच जाएंगे, फिर 1905 से 1970 तक आ जाएंगे। 3 क्लासें लग जाएंगी हमारे साथ। तो फिर क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं कामना करता हूँ। कोशिश की है कि चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाए, आपको पता चल जाए कि है क्या। ठीक है, जैसे कि किसी को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए पहली बार में चाय अच्छी नहीं बनती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिपी क्या है, बनानी कैसे है, तरीका क्या क्या है, ये सब चीजें पता चल जाएंगी। 10 से 15 बार जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छी बन जाएगी। एक दिन फिर आप MBA चाय वाला बन जाएंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा कोई बिजनेस करना है तो चाय का बिजनेस भी कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजाक की बात है, मजाक कर रहा हूँ। क्लास बहुत लंबी होगी, थोड़ा मजाक बनता है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वैसे मैं 2 लाइनें डेडिकेट करना चाह रहा था, लेकिन आज कोई ऐसा याद आ नहीं रहा हूँ, बोल देते हैं 2 लाइनें फिर भी। ठीक है, अगर मगर काश में हूँ मैं खुद की ही तलाश में। तो ये 2 लाइनें हैं कि अगर मगर काश में हूँ मैं खुद की तलाश में ही हूँ, ढूंढ रहा हूँ खुद को इस भीड़ भरी दुनिया में, चाहता हूँ खुद को इस एक अलग मुकाम पे इस भीड़ भरी दुनिया में। तो ये कुछ लाइनें हैं जो मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाह रहा था। तो सभी मोटिवेट रहें, डेडिकेटेड रहें, मेहनत करना सीखें। मेहनत कर लेंगे तो यहाँ कर रहे हैं, कहीं और दूसरे फील्ड में जाएंगे वहाँ भी कर लेंगे, तीसरे फील्ड में जाएंगे वहाँ भी कर लेंगे। जो मेहनत कर लेता है वो सब कुछ कर लेता है, जो मेहनत नहीं कर पाता है वो कुछ नहीं कर पाता। समझिए, अपने आप पे विश्वास रखें, भरोसा उतने ही लोगों पे करें जितने लोगों को भरोसा आप दिला पाए। जितने लोग आपका भरोसा जीत पाए उतने लोगों पे भरोसा मत करें। कोई आपका भरोसा जीत लेता है मत करें। जितने लोगों पे आप भरोसा कर रहे हैं मत करें। जो भरोसे को आपका निभा पाए उसी को भरोसा करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास में। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, अगले 2 से 3 दिनों में मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, गुड बाय, दिस इज टीच मंत्रा। और आपके जो सपोर्ट है आई कैंपेन का, वो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखें और हम आगे आपके लिए ऐसे ही बेहतर चीजें लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।